फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल या प्रोसेस का नाम क्या है? सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस का नाम क्या है? दूसरा, सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल का नाम क्या है? ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। साइकिल मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन। साइकिल का मतलब क्या है? डिफरेंट प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन। जबकि प्रोसेस सिंपली वो कंबाइंडली उस प्रोसेस को नाम दिया, डिफरेंट साइकिल को मेड करके हमने एक नाम दिया है प्रोसेस। ठीक है, तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। पेन कॉपी सब छोड़ दो अभी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों पूछ रहे हैं बार बार। अब तो रट भी लिया है सबने। ठीक है, तो देखो फिर भी पहला प्रोसेस होता है वेदरिंग। पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है वेदरिंग। कई बार यहां पर इरोजन भी लिखा होगा, कई बार इरोजन भी लिखा होगा। अगर वेदरिंग ऑप्शन में है तो इरोजन कभी भी टिक मत करना। अगर वेदरिंग ऑप्शंस में नहीं है तब आप इरोजन को टिक कर सकते हो। तो पहली प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो होती है वेदरिंग। दूसरा जो होता है उस वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। उस वेदर्ड मटेरियल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है डिपोजिशन। उस वेदर्ड मटेरियल का डिपोजिशन होता है। ठीक है, और डिपोजिशन के बाद उसका अपहीवल होता है, मतलब उत्थान होता है। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस सेम चली जाती है। अभी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर एक माउंटेन था। ठीक है, ये माउंटेन था। अब इस माउंटेन पे ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे चेंजेस हुए। यहां से कुछ नदियां निकली, यहां पे कुछ तेज हवाएं चली, यहां पे आकर के कुछ पक्षियों ने कुछ बीज छोड़े, या किसी भी तरीके की प्रोसेस हुई, या इनके जो दरार हैं, ठीक है, जो दरारें हैं उनमें पानी भर गया। तो अब क्या होगा? अगर ये प्रोसेसेस हो रही हैं तो मान लिए किसी पक्षी ने आकर के यहां पर बीज छोड़ा एक, और वो धीरे धीरे प्लांट का फॉर्म लेने लगा। जब वो प्लांट का फॉर्म लेने लगा तो क्या उसकी जड़ें फैलेंगी? जड़ें फैलेंगी तो पार्टिकल क्या होंगे? यहां से निकलेंगे। सॉइल जो हमारे रॉक के पार्टिकल हैं, क्या वो यहां से छोटे छोटे पार्टिकल निकल के आएंगे या नहीं? तो ये जो प्रोसेस है जहां हमने लिखा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, क्या ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर पानी भी तेजी से आ रहा है तो भी एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है या नहीं? पानी भी तेजी से आ रहा है तो क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है या नहीं? तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होने के कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अब चाहे यहां पर रेन हुई हो और एटमॉस्फेयर चेंज हो गया हो, कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है या नहीं? और केमिकल रिएक्शन हुई तो अच्छे से अच्छे पत्थर के भी कलर बदल जाते हैं। सुना है ताजमहल का बदल रहा है? ये तो सुना ही होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ये सारी चीजें होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल एजेंट के थ्रू, क्या ये रॉक के पार्टिकल धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं या नहीं? तो वही प्रोसेस क्या कही जाएगी? क्या कही जाएगी? कही जाएगी या नहीं? अब वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है ये तुम मुझे कल बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम लिख लो वरना भूल जाओ। ठीक है, वेदरिंग और एरोजन में क्या अंतर है वो तुम मुझे कल बताना, वरना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब तुम समझना, ये प्रोसेस हुई वेदरिंग। अब ये वेदर्ड मटेरियल क्या यहीं पे रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो ये क्या करेगा? ये आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो पहली प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हुई, क्या हुई? वेदरिंग। वेदरिंग के बाद ये मटेरियल आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो क्या हुआ इसका? लेकिन यहां पर मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तो अपने आप वेदर मटेरियल यहां पर आएगा, और जब वेदर्ड मटेरियल यहां पर आएगा तो हो सकता है कुछ मटेरियल यहां पर इस रॉक के पास रुक जाए और उसमें से कुछ मटेरियल आगे चला जाए। होगा ऐसा या नहीं? कुछ मटेरियल रॉक के पास रुक जाए और कुछ मटेरियल आगे चला जाए। तो जो ये आगे जाने वाला मटेरियल है इसको बोलेंगे हम क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है। ये जो रॉक है, इस रॉक को कहा जाता है पेरेंट रॉक। क्या कहा जाता है?
मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, पेरेंट रॉक। और जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और वो पेरेंट रॉक के पास रुक गई, जिस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और वो पेरेंट रॉक के पास रुक गई, उसको क्या बोला जाएगा? रेजिड्यूअल सॉइल। क्या बोला जाएगा? जबकि वो सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होके आगे चली गई, ये वाली सॉइल, इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोला जाएगा? तो हम एक कंडीशन, यहां पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, वो सॉइल जो पेरेंट रॉक के पास रुक गई है उसको क्या बोला जाएगा? वो सॉइल जो पेरेंट रॉक से दूर जाकर के डिपोजिशन हो रही है उसको क्या कहा जाएगा? अब दूसरी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, उसके द्वारा जो सॉइल बनी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, आगे जाकर के कहीं ना कहीं, मान लो कहीं ना कहीं ये सॉइल, ये पानी का बहाव कम होगा, पानी का या हवा का बहाव होगा, तो वो पार्टिकल डिपॉजिट कर देगी और कुछ पार्टिकल को डिपॉजिट करना चालू किया। तो अब बताओ, ये तीसरी प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई या नहीं? और तीसरी प्रोसेस क्या है? ये डिपोजिशन। तो तीसरी प्रोसेस हुई डिपोजिशन, और धीरे धीरे डिपोजिशन होता गया एक पहाड़ बन जाएगा या नहीं? बनेगा या नहीं? और पहाड़ का बनना, इकट्ठा होना, क्या अपहीवल हो रहा, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है या नहीं? तो ये प्रोसेस क्या हो गई है? चौथी, ये चौथी प्रोसेस हो गई है अपहीवल। और अपहीवल के बाद क्या इसकी भी कंडीशन यहीं से चालू हो जाएगा? तो अगेन ये साइकिल यहां से पहुंच जाएगी या नहीं? अब बताओ, चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो साइकिल वेदरिंग से क्यों स्टार्ट हो रही है, ये बात समझ में आई? वेदरिंग के बाद, अरे बोलो ना, फिर 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 से वेदरिंग आ जाओ, घूमते रहो। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको बोला जाता है पेडोजेनेसिस। उसको बोला जाता है पेडोजेनेसिस। और ये जो है वो साइकिल है फॉर्मेशन की, तो इसको बोला जाता है फॉर्मेशन की साइकिल, जिसका नाम दिया गया है जियोलॉजिकल साइकिल। इसका नाम क्या दिया गया है? तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे प्रोसेस क्या है तो उसको क्या बोलोगे? और फॉर्मेशन की साइकिल का नाम क्या है? ये ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि, पूरा सुन लेना फिर आंसर देना, ठीक है। उस सॉइल का नाम बताइए, उस सॉइल का नाम बताइए जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग पेरेंट रॉक के सिमिलर होती है। लगभग पेरेंट रॉक के सिमिलर होती है। ऑप्शन ए रेजिडुअल सॉइल, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ऑप्शन सी डिपॉजिटेड सॉइल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब रुकना, ए ऑप्शन पे कितने लोग जा रहे हैं? क्वेश्चन लिया, ऐसे सोना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन सुन लो पहले। वो सॉइल का नाम बताइए जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी के सिमिलर होती है। ठीक है। ऑप्शन ए रेजिडुअल सॉइल, कितने लोग? हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो ऐसे कोई मत करना कि दोनों में उठा दो, फॉर्म कैंसिल हो जाता है ऐसे में, समझो बात को। हाँ, दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तीसरा डिपॉजिटेड सॉइल। चलो तीसरे में 3 लोग, 4 लोग। चौथा ऑल ऑफ दीज। इसमें देखो, पहले वाले भी आ गए और चौथे वाले भी आ गए। ये बताओ, जो बच्चा घर पे रहता है वो बिगड़ेगा कि जो दूर आएगा वो बिगड़ेगा? तो प्रॉपर्टी किसकी चेंज होगी? और इसमें बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टू पेरेंट रॉक, कौन सी हो गई? अभी भी कोई को डाउट है तो ध्यान रखना। हाँ, जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन में प्रॉपर्टी रिगॉन हो जाएगा? तुम घर से निकल के आए हो, कहीं दूसरी जगह जॉब करने लगोगे, जरूरी है कि प्रॉपर्टी पहले वाली हो जाए?
बताओ मुझे, सुधर पाओगे? बताओ। अरे पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रॉपर्टी रीगेन नहीं करेगा बेटा, प्रॉपर्टी तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैंने तो बोली नहीं है प्रॉपर्टी कौन सी, मैंने तो बोला ऑलमोस्ट सिमिलर। क्या मैंने यही बोला कि पूरी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी कि ऑलमोस्ट सिमिलर? ऑलमोस्ट सिमिलर बोला। तुम बहुत आगे निकल गए हो, थोड़ा पीछे आओ। अभी थिग्सोट्रॉपी जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, थिग्सोट्रॉपी क्या होता है वो हमें क्लास, तुम क्लास के बाद मेरे से मिलना, मैं तुम्हें वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, अपना डाउट लिख लो अभी, वरना सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थिग्सोट्रॉपी अगर मैं बोलने लगूंगा तो। ठीक है, थिग्सोट्रॉपी अलग चीज है, जो तुम बोल रहे हो वो प्रॉपर्टीज है, बट वो प्रॉपर्टी किस रिस्पेक्ट में है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी से होना। अब उन प्रॉपर्टीज में कुछ भी आ सकती है, एक्टिविटी आ सकती है, सेंसिटिविटी आ सकती है, थिग्सोट्रॉपी आ सकती है, जैसे इन्होंने नाम लिया है, बल्क डेंसिटी आ सकती है, या इनका वॉल्यूम वाइज जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज आ सकती है। कोई भी प्रॉपर्टीज, ओवरऑल प्रॉपर्टीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो रेजिडुअल सॉइल ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी रखता है पेरेंट रॉक। तो कई बार इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है। आ रही है बात समझ में या नहीं? बात समझ में आ रही? जबकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल की प्रॉपर्टीज पेरेंट रॉक से टोटली डिफरेंट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जब ये एजेंट के थ्रू ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं तो यहां पर डिफरेंट तरीके से एटमॉस्फेयर के साथ, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वाटर स्ट्रीम के साथ, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फिनोमिना के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो उनमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए हम यहां पर बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर पहले एक लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। और ये शायद तुम्हारा 2017 में नॉन टेक में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि पैडोजेनेसिस क्या होता है। तो समझ लो, दोनों पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पैडोजेनेसिस लिख लिया सभी ने। उसके बाद नीचे लिखिएगा, एंड द साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल, एंड द साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन is known as geological cycle, is known as geological cycle। तो देखो यहां पर एक और फिनोमिना हो सकता है कि ज्वालामुखी फटा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी फटा, ठीक है, तो लावा निकल के आया, लावा से क्या बना? रॉक। रॉक के कारण क्या होगा? फिर से अपीविल होगा, या अपीविल से रॉक बन सकता है या नहीं? देखो, अपीविल होने से रॉक बना, और रॉक से फिर से, रॉक से क्या बन सकता है? अपीविल हो सकता है या नहीं? और भी ज्यादा ऊंचाई पे जा सकता है या नहीं? ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। और यहां पर क्या है? लावा या मैग्मा। तो लावा और मैग्मा से क्या बनेगा? रॉक बनेगा उस प्रोसेस को। बट यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी नहीं, पेट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है? तो इसी में बना लेना, यहां पे साइड में जगह छोड़ देना, यहां पे लिख लेना स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। पेडोलॉजी अलग होता है। पेडोलॉजी वो वेजिटेशन के साथ होता है, कई सारी चीजें होती है उसमें। तो ये पूछा गया है पेट्रोलॉजी, ये भी तुम्हारा नॉन टेक वाले पार्ट में पूछा था। तो ये दोनों साइकिल बना लो और इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहां मैं लिखवा दूंगा।
समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं, पहले ये बताओ। तो अभी तुमने थोड़ी देर ही पढ़ा है और कम से कम 3 क्वेश्चन मिल गए हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे बस। और अगर बुक हो तो उठा के देख लेना, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्या? हाँ, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। जब ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाती है तो उसको डिपोजिशन बोला जाता है। तुमने भी कंप्लीट नहीं किया था क्या पहले सॉइल? तुमने भी कंप्लीट नहीं किया था सॉइल का? याद है तुम लोग बैठे थे। हो गया? ये पूरा बना लो, इधर अपन लिखना है, इधर रॉक वाला पूरा बना लो। ये पूरा बना लो, रॉक वाला पोर्शन ऊपर। हाँ, ये देखो, ये लिखा है, ये देखो। नींद आ रही? देखो वो हंस रहा है। हो गया? ठीक है, अब देखो यहां पर रेजिडुअल सॉइल के नीचे लिख लीजिएगा, इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी। कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? कम है तो बोल लिखो बाकी लोग जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, इट हैज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी एज पेरेंट रॉक। इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी एज पेरेंट रॉक। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड में लिखिएगा, इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज पेरेंट रॉक। इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज पेरेंट रॉक, या फ्रॉम पेरेंट रॉक भी लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट रॉक या एज पेरेंट रॉक। इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट रॉक। लिखा? किसी का छूटा तो नहीं कुछ? हाँ, क्या पहला पॉइंट? पड़ोसी ने भी नहीं लिखा क्या? इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी एज पेरेंट रॉक। इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी एज पेरेंट रॉक। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया? हाँ, पीछे बोलो क्या हुआ? पेरेंट, पेरेंट, करंट नहीं, करंट तो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, बता रहा हूं, आगे उसी पे आने वाला हूं मैं, आपके क्वेश्चन पे आने वाला हूं। केमिकल वेदरिंग होगी तब रेजिडुअल की भी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, उस समय रेजिडुअल की भी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ठीक है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू पेरेंट रहेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि उतने समय में रिएजेंट इतना ज्यादा असर नहीं करेगा, फिर उसके बाद असर करना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सभी का हो गया है, सभी का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक और नाम होता है रॉक साइकिल। ठीक है, एक और नाम होता है रॉक साइकिल। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपने पढ़ा होगा रॉक कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। ठीक है, बट वहां पर एक साइकिल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉक, जिसमें मेटाफॉर्मिक, सॉरी, इग्नियस मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है और सेडिमेंट्री।
सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है, इग्नियस में भी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, ठीक है। तो उन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। एक होता है जियोलॉजिकल साइकिल, ये किसके है? सॉइल के फॉर्मेशन की। रॉक साइकिल किसकी है? रॉक फॉर्मेशन की नहीं, रॉक का कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। वो हमें बता रहा है रॉक का जो है वो कन्वर्जन होता रहता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इतनी चीजें बोलना चाह रहा हूं, बस याद इसलिए दिला रहा हूं कि वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन लिख देता है सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल क्या है, रॉक साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, पेडोजेनेसिस या कुछ कुछ, तो उसमें ध्यान रखना है कि रॉक साइकिल किसकी है, रॉक के लिए, जबकि जियोलॉजिकल साइकिल किसके लिए है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर वेदरिंग की। तो वेदरिंग से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। वेदरिंग से पहले समझना क्या है, सॉइल के बारे में समझना है। हम पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में, तो सॉइल के बारे में समझते हैं, सॉइल होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सॉइल की बात करता हूं तो जनरली सॉइल मैकेनिक्स में दो तरीके का सॉइल का वर्णन किया गया है, ठीक है। दो तरीके की सॉइल बताई गई है। पहली हमारी बताई गई है कोहेशन लेस, और दूसरी बताई गई है कोहेसिव सॉइल। तो कई लोगों को लास्ट तक ये डाउट क्लियर नहीं होता है कि कोहेशन लेस का मतलब क्या है और कोहेसिव सॉइल का मतलब क्या है, ठीक है। लास्ट में पूछते हो सर कोहेसिव कोहेशन लेस क्या है, तो मैं सिंपली बता रहा हूं, ठीक है। तुमने सैंड देखी है? सैंड के हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हो। सैंड से थोड़ा सा बड़े साइज में जाओ, क्या उन हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हो? मतलब उनके पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच कोई बॉन्ड है? नहीं है। तो वो कैसे हो गए हैं? लेकिन अगर तुम काली मिट्टी को देखो, एक एक पार्टिकल निकाल के देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है। सिल्ट में भी तुम कई बार देखोगे, सिल्ट में बता दे रहा हूं, कई बार तुम्हारे यहां सैंड आता है जब सुबह सुबह, तो तुमने देखा होगा सैंड के लम्स होते हैं, सैंड के लम्स होते हैं। तो वो किससे चिपके होते हैं? किसी न किसी मटेरियल के थ्रू चिपके होते हैं, किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू चिपके होते हैं या नहीं? तो वही एक सिल्ट का फॉर्म है कि छोटे छोटे पार्टिकल सैंड के पार्टिकल को आपस में जोड़े, तो वो सिल्ट का फॉर्म है। इनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, हर एक पार्टिकल को देख सकते हैं क्या? मतलब उनके पार्टिकल के बीच क्या है? बॉन्ड है। तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? तो अभी कोहेशन लेस और कोहेसिव का मतलब समझ में आया। अगर हम हर एक पार्टिकल को अलग अलग देख पा रहे हैं तो क्या हो गए, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हो गए। अब कोहेसिव सॉइल को कई बार छोटे छोटे पार्टिकल होने के कारण दूसरा नाम दिया जाता है फाइन सॉइल। तो ध्यान रखना, जब भी फाइन सॉइल बोला जाएगा तो किसका जिक्र किया जा रहा है, और जब भी कोर्स सॉइल के बारे में बोला जाएगा तो कोर्स सॉइल का मतलब क्या होगा? कोहेशन लेस सॉइल। अगेन कोहेशन लेस सॉइल में फिर से हम दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं। एक थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल। क्या बोलते हैं? और दूसरे हमारे हो जाते हैं सैंड के पार्टिकल, ठीक है। उसी तरीके से फाइन सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्ट एंड क्ले, दो पार्टिकल। तो जब भी अब कोहेशन लेस सॉइल की बात की जाएगी तो कोहेशन लेस सॉइल का मतलब क्या होगा? मतलब कोहेशन लेस का मतलब क्या है? सैंड और ग्रेवल की बात हो रही है। और जैसे ही मैंने कोहेसिव बोला किसकी बात हो रही है? लेकिन अगर मैंने फाइन सॉइल बोला किसकी बात हो रही है? और अगर मैंने कोर्स सॉइल बोला किसकी बात हो रही है? अभी क्लियर रहेगा? लास्ट तक यही चीज बर्बाद करती है पूरी सॉइल मैकेनिक्स को। तो अभी क्लियर हुआ? थोड़ी सी बात क्लियर हुई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर जो भी और चीजें होंगी वो मैं आगे आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आगे क्या बताऊंगा थोड़ी देर से बताएंगे। इस चार्ट में बस थोड़ी सी जगह यहां नीचे छोड़ देना, बाकी मैं चीजें आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीज समझ लो। अगेन एक और चीज, जब शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी सॉइल को आप डिफाइन करोगे फाइन सॉइल के नाम से, फाइन सॉइल। क्योंकि यहां पर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल और पार्टिकल की आपस की रगड़ के कारण होती है। मतलब उनके बीच के क्या है? ये रगड़, आपस में रगड़ होना, उनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन। क्या है?
तो फ्रिक्शन के कारण, इसलिए इसको फाई सॉइल भी नाम दिया जाता है। और यहां पे पार्टिकल की बॉन्डिंग के कारण होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है। लेकिन जब भी यहां पर सी फाई सॉइल बोला जाएगा तो जनरली हम इसको रिफर करते हैं किसके लिए, सिल्ट। क्लियर है बात। अभी थोड़ा सा, अभी इतना समझो कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती है इन सॉइल में, शेयर स्ट्रेंथ आपस में रगड़ होने के कारण होती है। बताऊं कैसे। तुमने एप्पल देखे, एप्पल देखे, एप्पल के ठेले पे एप्पल देखे, देखे, ये नीचे एक लाइन, उसके बीच में एक लाइन, फिर उसके ऊपर एक लाइन, यही होता है। और तुम अगर थोड़ा सा पुश लगाओगे, क्या थोड़े से पुश लगाने में ये आगे की ओर गिरते हैं क्या, आसानी से सभी तो नहीं गिरते, नहीं गिरते, अरे गिरते हैं क्या, नहीं गिरते। तो मतलब क्या है, उनके पार्टिकल के बीच इंटरलॉक बन गया है, जो खाली जगह थी वहां पे आकर के बैठ गए हैं, क्या बना लिया है, इंटर। तो बड़े पार्टिकल इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, और अगर तुम्हें इंटरलॉकिंग तोड़ना है तो यहां से इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि एक एप्पल दूसरे एप्पल पे लुढ़क के आगे आ जाए, करना पड़ेगा या नहीं। और वो भी फोर्स कैसे, पैरेलल लगाना पड़ेगा, अरे लगाना पड़ेगा पैरेलल। तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। जो उनको इंटरलॉकिंग में रोक रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन ही तो रोक रहा है या नहीं, अरे रोक रहा। ये मेरा हाथ है और ये मेरा डस्टर, अब अगर यहां रखा है और ये गिर नहीं रहा है, मतलब इन दोनों के बीच कौन काम कर रहा है, कर रहा है। और अगर ज्यादा नीचे चला गया, फ्रिक्शन कम हो गया या नहीं। तो इसलिए यहां पर फ्रिक्शन एंगल बोला गया है फाई, इसलिए इसको नाम दिया है फाई सॉइल। और यहां पर कोहेशन के कारण हो रहा है, तो इसको क्या दिया है, जबकि सिल्ट में फ्रिक्शन और कोहेशन दोनों काम करेंगे, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है। क्लियर है अब बात। अब वो सी फाई सॉइल सिल्ट भी हो सकता है, और सी फाई सॉइल कोहेशन लेस और कोहेस सॉइल का मिक्सचर भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो अभी ये बातें क्लियर हुई इतनी। देखो बिल्कुल टर्मिनोलॉजी उठा के बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, अपन जल्दी जल्दी निकल लेंगे आगे, ठीक है। और डाउट हो तो पूछते जाना, नोट करो ये चीज पहले। देखो ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने में बहुत आसानी होगी। लावा और मैग्मा में अंतर पता है ना, पता है, नहीं पता तो देख लेना, फिर मैं पूछ लूंगा, ठीक है। थोड़ा काम तो मैं भी देता चलूं। हो गया पीछे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो कितने टाइप से होती है, ठीक है। अगर मैं वेदरिंग की प्रोसेस की बात करता हूं तो जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है, दो तरीके से। एक मेरा होता है फिजिकल वेदरिंग, या इसी को ही बोला जाता है मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, अब ये होते क्या है, ठीक है।
अभी हमने वेदरिंग पढ़ी थी कुछ समय पहले, यहां एक पहाड़ था, उस पर वेदर्ड मटेरियल आ रहा था या नहीं आ रहा था? ठीक है, तो अगर हमने वेदरिंग जो पढ़ा हुआ था, अगर मैं उसमें बोल दूं कि वहां पर पानी का तेज फ्लो है जिसके कारण मटेरियल का इरोजन हो रहा है, पानी का तेज फ्लो है जिसके कारण मटेरियल का इरोजन हो रहा है, तो वो किस तरीके की वेदरिंग होगी बताओ? फिजिकल या मैकेनिकल में आ जाएगा या नहीं? या तेज हवा के कारण पार्टिकल उड़ के जा रहे हैं, कौन सा होगा? फिजिकल। अगर मान लो कोई चट्टान का कुछ पार्ट लुढ़क करके नीचे जा रहा है, ग्रेविटी फोर्स वहां पर आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण ही नीचे की साइड पर रोल होगा या नहीं होगा? तो ग्रेविटी फोर्स आ रहा है, वो कौन सा हुआ? लेकिन अगर मैंने बोला कि किसी पक्षी ने कोई एक थैली थी जिसमें कुछ रिएजेंट था, ला करके यहां पर गिरा दिया, और ला करके जब यहां पर गिरा दिया तो उसके कारण हमारा मटेरियल जो रॉक के सरफेस का मटेरियल है वो वीक हो गया, और वीक होने का धीरे धीरे इरोड होने लगा, वो क्या हुआ? अब तुम मुझे बताओ, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है कोई या नहीं? और उसकी प्रॉपर्टी क्या पेरेंट के बराबर रहेगी कि उससे डिफरेंट हो जाती है? लेकिन अगर फिजिकली वेदर्ड हुआ, बस एक शाख से एक पत्ता अलग हुआ, क्या उसकी प्रॉपर्टी बाकी पत्तों से अलग हो पाएगी? तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, क्या ये पूछा जाता है कि फिजिकली वेदरिंग में, अगर हम बात करें स्टेटमेंट वाइज लिख के दे देगा वो, कि फिजिकल वेदरिंग में अगर तुम मुझे बताओ, क्या जो रॉ सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या पेरेंट रॉक के लगभग सेम होगी? सेम होगी। जबकि केमिकल में क्या होगी? अब एक और चीज समझना, क्या एक और चीज समझना, अगर फिजिकली वेदरिंग हो रही है तो पार्टिकल हमेशा कोर्स ग्रेन साइज के बनेंगे ज्यादा से ज्यादा या नहीं? नहीं आई बात समझ में? तुम चल रहे हो, जमीन पे चल रहे हो और तुम्हारा मन नहीं है पैर उठा के चलने, तुमने क्या किया? पैर खिसका खिसका के चले। अगर तुम पैर खिसका खिसका के चले, पार्टिकल एरोड हुए, और कैसे पार्टिकल? छोटे छोटे पार्टिकल या बड़े बड़े पार्टिकल? देख पाओगे रैकेट आइज से या नहीं? तो वो पार्टिकल जो बन रहे हैं, तो ध्यान रखना, जब भी फिजिकल वेदरिंग की बात की जाएगी तो 99% चांसेस हैं कि हमारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सी सॉइल होगी? कोर्स सॉइल। लेकिन लेकिन जब भी केमिकल एक्शन होती है तो डस्ट के फॉर्म में जनरली सॉइल निकल के आएगा, और जो डस्ट के फॉर्म में जनरली सॉइल निकल के आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? किस फॉर्म में आएगा? फाइन सॉइल के फॉर्म में। तो एक और चीज पता चल गई क्या, कि केमिकल वेदरिंग में जनरली जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? फाइन सॉइल, यानी सिल्ट या क्ले। जबकि फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? अब फिजिकल एजेंट, अगर हम बात करें फिजिकल एजेंट, फिजिकल वेदरिंग के अगर हम बात करें फिजिकल एजेंट, वो क्या क्या हो सकते हैं? समझना बात को, फिर से बात को समझना, ठीक है? फिजिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? अगर फिजिकल एजेंट की बात करें तो क्या वाटर आपका फिजिकल एजेंट हो सकता है या नहीं? क्या एयर आपका फिजिकल एजेंट हो सकता है या नहीं? क्या ग्रेविटी आपका फिजिकल एजेंट हो सकता है या नहीं? ठीक है, और समझो बात को, थोड़ा सा क्या समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करना। अगर ये फिजिकल एजेंट है और वाटर है, तो तुम मुझे बताओ, घर में वाटर के थ्रू कौन कौन से ऐसे पार्टिकल आराम से बहा सकते हो? कौन कौन से पार्टिकल हैं? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले में से कौन से पार्टिकल जनरली आसानी से बहा देते हो? मान लो कुछ डस्ट पड़ी है, मम्मी ने बोला बहा देना, तुम एक मग्गा पानी लाए, कर सकते हो? सैंड को थोड़ा प्रेशर देके, पाइप का प्रेशर देके करते हो। सिल्ट को भी कर सकते हो, क्ले को भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेवल को हिलाना इतना आसान, ग्रेवल यानी गिट्टी जो तुम लेंटर में यूज करते हो, हिलाना आसान होता है क्या? उसको नहीं होता। प्रेशर क्या चाहिए? तो फिजिकल एजेंट में भी ध्यान रखना, जब भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की बात की जाएगी, फिजिकल एजेंट में भी क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। अब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की बात कर रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट मेरा वाटर है, तो उस कंडीशन में जो सॉइल होगी
जनरली कौन कौन हो सकते हैं? जनरली सैंड, सिल्ट एंड, लेकिन जब भी मैं एयर की बात करूंगा, क्या एयर सैंड के पार्टिकल को भी आसानी से उड़ा सकती है क्या? उड़ा तो सकती है, लेकिन बहुत तेज हवा चाहिए, होता है या नहीं? लेकिन डस्ट के पार्टिकल, तो तुम्हारी कॉपी पे डस्ट है, उड़ गई ऐसे ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें डस्ट के पार्टिकल, यानी जनरली हम बात करें एयर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन सॉइल होगी, जनरली कौन सी होगी? फाइन सॉइल। बट मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर मॉइस्चर होगा तो क्या तुम गमले की सॉइल को आसानी से उड़ा पाओगे? मॉइस्चर वहां पर नहीं होना। तो जनरली फाइन सॉइल, उसमें हम क्या लिखेंगे? सिल्ट एंड क्ले। और वो भी कैसे होने चाहिए? ड्राई, सूखे, सूखे होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी में जो पार्टिकल बनेंगे, तुम मुझे बताओ जनरली कौन से बनेंगे? कोहेशन लेस बनेंगे या नहीं? और कोहेशन लेस में भी मेजरली कौन से बनेंगे? ग्रेवल पार्टिकल बनेंगे या नहीं? तो अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट ग्रेवल हुआ, ग्रेविटी हुई, तो उस कंडीशन में जनरली कौन से बनेंगे? जनरली कोहेशन लेस। और उस कोहेशन लेस में भी जनरली हमारे कौन से बनेंगे? ग्रेवल। ग्रेवल मोस्टली, ग्रेवल हमारे मोस्टली हमारे क्या होंगे? ग्रेवल बनने वाले हैं। तो ये हमारा, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप ऑफ सॉइल, और जैसे ही मैं बोलूंगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है, तो आप अंदाजा लगा लोगे कौन कौन से पार्टिकल होंगे उसके पास। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें 10 सॉइल भी पढ़ा दूं ना, और उसका तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन एजेंट बता दूं ना, तुम जल्दी से अंदाजा लगा लोगे कौन सा सॉइल बन रहा है। लगा लोगे या नहीं? अलग अलग रटने की जरूरत है अब इनको, केवल इतनी सी चीज में हम रटेंगे। क्लियर है बात? अभी कोई डाउट? देखो, कोई मुझसे ये मत बोलना सर ग्रेविटी में क्या ये सेल्ट नहीं बनेगा, बाद में आके पूछोगे मैं उठा के फेंक दूंगा। बनेगा, लेकिन मैंने क्या लिखा? जनरली का मतलब होता है मेजर पोर्शन में क्या बन रहा है। जनरली का मतलब यहां पे क्या है? मेजर पोर्शन में। कोई मुझसे बोलेगा सर यहां पे ग्रेवल भी तो आ सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जनरली बोला है कि 90% केसेस होंगे कि सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्ट होंगे, लेकिन उसमें 10% केसेस अभी भी हैं कि ग्रेवल आ सकता, जहां बहाव तेज होगा वहां ग्रेवल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये बात समझ में? तो पहले तो ऐसे देखो, वेदरिंग, फिजिकल और केमिकल। अच्छा, तो ये हमारी प्रोसेसेस हैं। अब केमिकल में कौन कौन सी हो सकती हैं? केमिकल में हो सकती है आपका एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, O2 का रिडक्शन मतलब रिडक्शन, ठीक है, और भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, किसी भी तरीके की वहां पर एक्टिविटी हो सकता है। तो वहां पर हमारा केमिकल एक्शंस हो रहा है, वहां पर हमारा क्या हो रहा है? केमिकल एक्शन। तो एक तरफ लिखिएगा वेदरिंग, वेदरिंग में एक तरफ फिजिकल एक तरफ मैकेनिकल। इसके नीचे एक एक पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद ये पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले लिखिएगा वेदरिंग, वेदरिंग में एक साइड फिजिकल या मैकेनिकल, दूसरी साइड इसमें लिखिएगा कंपोजिशन of forming soil, composition of forming soil is almost similar to parent rock, is almost similar to parent rock, is almost similar to parent rock। अब ये कंपोजिशन, कौन से कंपोजिशन की बात कर रहे हैं वो बात बताना, कौन से कंपोजिशन की बात कर रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें लिखिएगा केमिकल में कंपोजिशन डू नॉट रिमेन सेम, सिंपली लिख लो छोटे से वर्ड में, कंपोजिशन डू नॉट रिमेन सेम। इसमें लिखिएगा मेनली कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, मेनली कोर्स
grain particles are formed. Mainly coarse grain particles are formed. केमिकल में लिखिएगा मेनली fine grain particles are formed. Fine grain particles are formed. इसमें लिखिएगा physical agent are responsible. फिजिकल एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब फिजिकल वेदरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. एग्जाम्पल में लिखिएगा वाटर, एयर, ग्रेविटी, ईटीसी. वाटर, एयर, ग्रेविटी, ईटीसी. वाटर, एयर, ग्रेविटी, ईटीसी. यहां पे लिखिएगा केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल. केमिकल reaction is responsible. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा. एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ईटीसी. फिर उसके नीचे यहां पर लिख लीजिएगा. हो गया इतना सभी का. अब ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. उसके नीचे चाहे नोट डाल के लिखना हो, चाहे ऐसे ही आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, ऐसा लिखना. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स, द फॉलोइंग type of soils, on the basis of transportation agent the following soils are formed. The following soils are formed. और इनके एग्जाम्पल लिखना हो तो यहां एक एक देखो. अगर आपको देखो 2 मिनट सुन लो. इनके एग्जाम्पल लिखना हो तो एक एक लाइन छोड़ देना. जब टाइप ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगा तो उनके एग्जाम्पल यहां मेंशन करते जाएंगे, ठीक है. और एक एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एलोबियल सॉइल, एओलियन सॉइल और कोलोबियल सॉइल. एक एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं. बाकी अब हम सॉइल पढ़ेंगे तो उनको आप यहां पर मेंशन कर सकते हो. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म्ड. क्या लिखवाया था, जो भी लिखवाया हो आप मैच कर लो, ठीक है. एजेंट ये है हमारे. अब देखो ग्लेशियर को भी एक एजेंट माना गया है. जो ग्लेशियर्स हैं उनको भी एक एजेंट माना गया है. और अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर में भी वेल ग्रेडेड जनरली कोहेशनलेस सॉइल बनता है. वेल ग्रेडेड, ठीक है, वो बताऊंगा अभी, ठीक है. तो ग्लेशियर को भी एक एजेंट माना गया है. उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था. फिजिकल एजेंट, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, वाटर, एयर, ग्रेविटी. एलुवियल, एओलियन, AEOLIAN, एओलियन, और कोलोवियल, COLLUVIAL, कोलोवियल. तो अब मैंने जैसे ही आपको बोला कि एलोबियल सॉइल है तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए. वहां क्या क्या होना चाहिए? सैंड होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए, और ये इमेज बन जाएगी या नहीं? तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सारी चीजें यहां पर कंप्लीट करेंगे. अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ सॉइल. देखो यहां से इतने क्वेश्चंस, देखो ये वाला पार्ट जो था ये वेदरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है,
प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके समझने के लिए था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट किससे थे? आपके समझने, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को समझने में मदद करने वाले हैं। हम अभी बहुत सारी तरीके की सॉइल पढ़ने वाले हैं, बट हमें हर एक को याद करना मुश्किल होगा। हम उसके मेनली क्या याद करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन एजेंट याद रखेंगे हम उसके। हम उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट से रिलेट कर लेंगे कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं और किस एरिया में पाए जाते हैं, और उनके यूज हमारे कंस्ट्रक्शन में है या कंस्ट्रक्शन में नहीं है। तो इतनी चीजें हमें यहां पर देखना है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है? चलें घूमे इंडिया, घूमे। तो लिखो टाइप ऑफ सॉइल, हेडिंग टाइप ऑफ सॉइल। ये साफ कर दूं? साफ कर, पीछे आगे सभी का हो गया? लिखो हेडिंग टाइप ऑफ सॉइल। पहली लिखो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में पहले देखो एलुवियल सॉइल। इसके आगे लिखिएगा इसका रीजन कहां पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड गंगा रीजन, नॉर्थ इंडिया एंड गंगा रीजन। अब जैसे ही मैंने गंगा रीजन बोला या मैंने ब्रह्मपुत्र रीजन बोला, ठीक है, गंगा रीजन या ब्रह्मपुत्र रीजन बोला, मेरा ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन हो गया? कौन हो गया? तो वाटर के बेसिस पे इस सॉइल में कौन कौन पाया जाएगा? अब ये चीजें लिखने वाली हुई तुम्हारे लिए क्या? लेकिन यही पूछता है वो। अल्टरनेट लेयर में सैंड, सिल्ट और क्ले पाए जाते हैं, ऐसी सॉइल को क्या बोला जाता है? क्या ये सॉइल आपका एग्रीकल्चर के पर्पस से बहुत ज्यादा यूजफुल होगा? होगा एग्रीकल्चर के पर्पस के, लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन के पर्पस से उतना सुटेबल नहीं होता है। क्लियर हो रही है बात? तो लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें, this soil is transported by running water. This soil is transported by running water and deposited in river bed, and deposited in river bed. और रनिंग वाटर तो हमेशा रिवर में होगा या नहीं? क्या समुद्र में पाया जाएगा रनिंग वाटर? समुद्र में तो स्टिल वाटर होता है एक तरीके से, ठीक है। और लेक में, लेक में स्टिल वाटर देखा है तुमने? लेक रनिंग वाटर तो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि रिवर बेड पे मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन दिस सॉइल, in this soil sand, silt and clay, sand, silt and clay are found in alternate layers, in alternate layers, in alternate layers। जहां लिखा है सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन अल्टरनेट लेयर्स, तो वो तीनों को और अल्टरनेट लेयर्स, इसको अंडरलाइन कर लो। सैंड, सिल्ट एंड क्ले और अल्टरनेट लेयर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर लिया? ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखना, इसका ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन सा है? वाटर। और वाटर से हमें याद आ गया कौन? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और रीजन आपको बता दिया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाउंडेशन एग्रीकल्चर के लिए तो मोस्ट सुटेबल है, लेकिन फाउंडेशन के लिए उतना सुटेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा लिखिएगा लैकोस्ट्रिन सॉइल, लैकोस्ट्रिन सॉइल। ठीक है। लैकोस्ट्रिन सॉइल ये मिलता है भोपाल में। भोपाल का मतलब है
लेक रीजन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लेक रीजन की बात कर रहे हैं, तो लेक जो है वो रनिंग वाटर है या स्टिल वाटर है, कैसा है? और स्टिल वाटर में कौन सी सॉइल पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, सैंड सिल्ट या क्ले, या क्ले और सिल्ट? कौन सा? क्ले और सिल्ट। सभी को बात समझ में आ रही है या नहीं? इसलिए मैंने वो सारी चीजें पहले, अगर रनिंग है तब तो सैंड को कैरी कर सकता है, लेकिन अगर रनिंग नहीं है तो मोस्टली कौन से पार्टिकल पाए जाएंगे? फाइन पार्टिकल, और वो होगा हमारा सैंड एंड क्ले। तो मोस्टली कोहेसिव सॉइल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? दूसरी चीज यहां पर पूछा जाता है कि बताइए जो लैकोस्टिन सॉइल है इसका सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, जब भी हम कोहेसिव सॉइल की बात करेंगे तो कोहेसिव सॉइल में जो बॉन्ड बनते हैं उनके बेसिस पे दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक पाया जाता है फ्लक्युलेटेड और एक पाया जाता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी नाम याद रख लो, जब मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या होता है जब हम कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो इन कोहेसिव सॉइल के पास कुछ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें पता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे? तो अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है तो वो कहलाता है फ्लक्युलेटेड स्ट्रक्चर। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है तो फ्लक्युलेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, और अगर रिपल्शन हो रहा है मतलब दूर दूर कर रहा है, और दूर दूर का मतलब क्या हुआ? बिखरा हुआ हुआ है या नहीं? दूर दूर का मतलब क्या हुआ? बिखरा। तो उस कंडीशन में कौन सा बनता है? रिपल्सिव फोर्स के कंडीशन में कौन सा बनता है? डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं लैकोस्टिन सॉइल, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है लैकोस्टिन सॉइल में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है कौन सा? अब देखो, कोहेसिव में दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक पाया जाता है फ्लक्युलेटेड, एक डिस्पर्स। तो मतलब इन दोनों में से ही आंसर होगा या नहीं? क्योंकि आपको एक चीज पता चल गई, स्टिल वाटर लेक है और स्टिल वाटर लेक में दो ही पार्टिकल पाए जाएंगे, सिल्ट और। अब ऑब्जेक्टिव में तुमको दे दे वो कि सॉइल का सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर, ये दोनों तो पाए नहीं जाने हैं, तो आपने एलिमिनेट कर लिया आंसर को आसानी से। तो वो जो 3 लाइनें यहां लिखी थी और ये पूरा चार्ट, उससे काफी चीजें रिलेट कर रही हैं या नहीं? अरे कर रही हैं या नहीं? बस ऐसे ही रटना नहीं है कुछ भी, ये समझना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर जो पाया जाता है वो रिपल्सिव फोर्स के कारण पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना हमेशा, लेक के केस में डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर के केस में पार्टिकल दूर दूर होंगे, और पार्टिकल के दूर दूर होने का मतलब है उनके बीच में खाली जगह ज्यादा है? और खाली जगह ज्यादा होने का मतलब है, खाली जगह ज्यादा होने का मतलब उनका वॉइड रेशियो कैसा है? खाली स्थान कैसा है? ज्यादा। तो वॉइड रेशियो क्या होगा? ज्यादा। अब जिन्हें नहीं पता है वॉइड रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने बोला था ऊपर एयर है, बीच में क्या है? वाटर, और नीचे क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जबकि जिस पूरे स्पेस में एयर और वाटर रहेगा उसको बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ। क्लियर है बात? इसको क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम ऑफ। तो वॉइड के स्पेस ज्यादा है मतलब उसके बीच में एयर और वाटर का रेशियो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है? तो हायर वॉइड रेशियो होगा, और जब वॉइड रेशियो हायर होगा तो अभी हाल बात की कोहेसिव में शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण होती है? इनकी। और ये तो ऑलरेडी दूर दूर हो गए हैं, तो इनकी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या नहीं? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। उसमें बोला था फ्लक्युलेटेड स्ट्रक्चर या डिस्पर्स स्ट्रक्चर की, तो अभी हम देखेंगे किसकी कम है? डिस्पर्स की। डिस्पर्स की क्या है कम है, फ्लक्युलेट की क्या होगी? क्योंकि वो पार्टिकल क्या है? अट्रैक्शन फोर्स के कारण पास पास। क्लियर हो रही है बात सभी को? ठीक है। तो यहां पर ये सारे पैरामीटर लिखेंगे, तो लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें, इट इज फाउंड
or deposited. It is found or deposited in still water lake, in still water lake, or glacial lake. ग्लेशियल लेक्स मतलब जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो लेक्स बन रहे हैं वो भी स्टिल वाटर लेक ही होंगे या नहीं? ठीक है, तो उन लेक्स में भी यहां पर लैक्स्ट्रेंट सॉइल पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. दिस इज मेनली दिस सॉइल इज मेनली कंटेन दिस सॉइल मेनली कंटेन सिल्ट एंड क्ले. अब मेनली बोला है तो ये मत बोलना कि सर कभी सैंड का किसी एक्सपेरिमेंट में सैंड निकल के आ गई तो सर आपने सैंड तो बताया ही नहीं था. मैंने क्या बोला है? मेनली. ठीक है, तो मतलब मेजर पोर्शन किसका होगा? कोहेसल. देखिएगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर इज फाउंड. डिस्पर्स स्ट्रक्चर इज फाउंड. डिस्पर्स्ड लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड इज फाउंड. इसको अंडरलाइन कर लेना, डिस्पर्स स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज हैविंग हाई वॉइड रेशियो. इट इज हैविंग हाई वॉइड रेशियो एंड लो शेयर स्ट्रेंथ. इट इज हैविंग हाई वॉइड रेशियो एंड लो शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया से घूम के कहां आ गए? भोपाल. अब भोपाल के बगल में है महाराष्ट्र. चले, अब कोई ये मत बोलना कोरोना केसेस है. ठीक है, तो महाराष्ट्र में चलते हैं, अपन चलते हैं मरीन ड्राइव. तो मरीन क्या में मिलती है? मरीन सॉइल. क्या मिलती है? मरीन सॉइल. तो आप लिख सकते हो ये महाराष्ट्र का रीजन या जो कोस्टल रीजन होते हैं, महाराष्ट्र रीजन या फिर कोस्टल रीजन. जैसे मरीन से आपको याद आ जाएगा मरीन ड्राइव. ठीक है, तो महाराष्ट्र के रीजन या कोस्टल यानी समुद्र के किनारे के जो रीजन होते हैं उन रीजन में क्या पाया जाएगा? आपका मरीन सॉइल. तो महाराष्ट्र या कोस्टल रीजन, वहां पे हमारा क्या पाया जाएगा? वहां पे हमारा क्या पाया जाएगा? मरीन सॉइल. अब पहली बात, मरीन सॉइल कहां पे पाई जाएगी? समुद्र में. और समुद्र में जनरली हमें कौन से सॉइल मिलती है? समुद्र के बीच पे देखा है कैसी सॉइल रहती है? फाइन रहती है बिल्कुल या नहीं? अरे फाइन रहती है या नहीं? तो मोस्टली कौन सी होती है? कोहेसिव सॉइल ही होती है या नहीं? अरे कोहेसिव सॉइल होती है या नहीं? तो कौन सी सॉइल पाई जाएगी मरीन रीजन में? कोहेसिव. सिल्ट और, अब अगर सिल्ट और क्ले पाई गई तो उनमें स्ट्रक्चर फिर से पूछा जाएगा या नहीं? और स्ट्रक्चर अब की बार कौन सा होगा? फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर. अब की बार कौन सा होगा? क्योंकि यहां पर जो सॉइल के मिनरल्स हैं, जो पानी में सॉल्ट ज्यादा रहता है या नहीं? वहां मिनरल्स होंगे या नहीं? वो मिनरल्स क्या करेंगे? यहां पर पॉजिटिव बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं. तो अब मुझे बताओ, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज हैविंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है, ऑप्शन ए लैक्स्ट्रेंट सॉइल, ऑप्शन बी मरीन सॉइल, ऑप्शन सी एंड मरीन सॉइल आर हैविंग सेम स्ट्रेंथ, और ऑप्शन मैं नहीं खेल रहा. ठीक है, ऑप्शन ए कितने बोल रहे हैं? चलो बताओ, लैक्स्ट्रेंट सॉइल कितने लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन बी मरीन सॉइल. 100% बहुमत जा रहा क्या? ठीक है, ऑप्शन सी लैक्स्ट्रेंट एंड मरीन सॉइल हैविंग सेम शेयर स्ट्रेंथ, और ऑप्शन डी कोई है? चलो, तो आपको बात समझ में आ गई. फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर है. फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर मतलब क्या है? बॉन्डिंग काफी, और बॉन्डिंग अच्छी है तो शेयर स्ट्रेंथ. लेकिन ध्यान रखना, वॉइड रेशियो इनका डिस्पर्स स्ट्रक्चर से भी ज्यादा होता है. वॉइड रेशियो इनका डिस्पर्स स्ट्रक्चर से भी, लेकिन केवल इनकी बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? इनकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. क्लियर है बात? बाकी स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में और डिटेल में देख लेंगे क्यों ऐसा हो रहा है.
वहां और बात कर लेंगे। अभी इतनी बात समझ में आई या नहीं? अरे सभी को समझ में आई? क्लियर है? तो लिखिएगा इसमें, इट इज फाउंड डिपॉजिटेड, it is deposited in salty water, comma, in narrow belt of coastal region. In salty water, comma, in narrow belt, NARROW, narrow belt of coastal region, COASTAL, coastal region. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हैविंग फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर। देखो डिटेल में पूरे पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ जाओगे ना है? बाकी तुम रिवीजन करोगे तो अपने आप से लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इट इज हैविंग फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज हैविंग high void ratio and low shear strength. High void ratio and low shear strength, but it is having high void ratio and low shear strength, but shear strength of marine soil, shear strength of marine soil is greater than the shear strength of lacustrine soil. But shear strength of marine soil is greater than shear strength of lacustrine soil. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लैकोस्ट्रिन सॉइल। अभी क्लियर है सभी को? मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैक्सिमम ही पूछा था या नहीं, और दो ही ऑप्शन दिए थे या नहीं? अरे उस समय दो ही ऑप्शन दिए थे और तो कोई ऑप्शन की बात नहीं की, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है हाई वॉइड रेशियो लो शेयर स्ट्रेंथ, बट फिर भी लैकोस्ट्रिन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से क्या है? क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ग्लेशियर सॉइल। किसमें? महाराष्ट्र में कोस्टल रीजन में सैंड पाई जाती है, लेकिन वो इतनी फाइन सैंड होती है जो सिल्ट के साथ मिली होती है। कभी बीच की सैंड देखी है? बिल्कुल फाइन होती है या नहीं? वो ड्राई रहती है जब फाइन होती है, बट बल्कि उसका बिहेवियर जो होता है वो सिल्ट की तरह होता है, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला कि सैंड नहीं पाई जाएगी, सैंड पाई जाएगी, लेकिन मिक्स ज्यादातर, मेनली हमने क्या लिखा है? मेनली क्ले एंड सिल्ट, मेनली क्ले एंड सिल्ट, मतलब मेनली कोहेसिव सॉइल है, बट उसमें सैंड के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, क्योंकि अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको साइज रेंज बताऊंगा, उस साइज रेंज की कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। नीचे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल अब ग्लेशियर क्या होते हैं पता है? बर्फ, घर में बर्फ जमा लो, ग्लेशियर हो गया, ठीक है। क्रिस्टलाइज आइस क्रिस्टल, क्रिस्टलाइज आइस क्रिस्टल। और जब हम बात करते हैं बर्फ की, स्नो की या बर्फ की, ठीक है, तो जब वो परत दर परत बहुत सारा मास एकदम से जम जाता है, तो उस कंडीशन में मैं बात करूंगा जब उसकी स्लाइडिंग होना स्टार्ट होगी, जब उसकी स्लाइडिंग होना, माउंटेन पर उसकी स्लाइडिंग होना स्टार्ट होगी, तो स्लाइडिंग होने के कारण क्या नीचे का मटेरियल इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं? जैसे कि आप बात कर रहे थे, पैर रख के आप खींचने की कोशिश करो तो क्या मटेरियल इरोड होना स्टार्ट होता है या नहीं? उसी तरीके से जब क्रिस्टलाइज स्नो होगा या क्रिस्टलाइज आइस क्रिस्टल होंगे, वो धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे बताइएगा क्या नीचे का मटेरियल इरोड होना स्टार्ट होगा या नहीं?
सॉइल का फॉर्मेशन होने लगेगा या नहीं? तो उस कंडीशन में जो सॉइल बनेगा वो वेल ग्रेडेड बनता है। अब ये नई वाला आ गई है वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो वो कैसा बन रहा है? मैंने बोला वेल ग्रेडेड बन रहा है। अब वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, समझदार हो। जैसे तुमने बनाई है कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, तो कंक्रीट में क्या किया? पहले कोर्स एग्रीगेट रखा, फिर उसको वाइड्स भरने के लिए क्या रखे? फाइन एग्रीगेट, और उनके वाइड्स भरने के लिए क्या रखे? सीमेंट, और सीमेंट की वाइड्स भरने के लिए क्या रखा? वाटर। यही किया। तो सारे यूनिफॉर्मली बहुत सारे वैरायटी के पार्टिकल आ गए या नहीं? लेकिन अगर तुम सीधे कोर्स एग्रीगेट रख के सीमेंट रख देते तो बीच में कुछ पार्टिकल की रेंज गायब है या नहीं? तो वो कैसा हो जाता? पुअरली ग्रेडेड। और अगर हर एक पार्टिकल की रेंज, जैसे मैं बात करूंगा ग्रेवल का साइज जो होता है वो 80 mm से लेकर के 4.75 mm तक होता है, और लगभग मोस्टली साइज के पार्टिकल वहां मिल जाएं तो वो कैसा कहा जाएगा? लेकिन एक 80 mm का मिले फिर सीधे 20 mm का मिल रहा है, बीच के पार्टिकल और गायब हुए तो कैसा हो गया? पुअरली ग्रेडेड। तो यहां पर वेल ग्रेडेड सॉइल बनता है। और अब इसी क्वेश्चन में आपको घुमाया गया था 2018 के पेपर में। उसने क्या बोल दिया था कि भैया ग्लेशियल सॉइल तो है, वो सॉइल जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड की जा रही है वो सॉइल क्या कहा जाएगा? वहां पे आपके ऑप्शंस थे। पहला जो ऑप्शंस दे दिया था वो दिया था ड्रिफ्ट, दूसरा दे दिया था टिल्ट सॉइल, और तीसरा दे दिया था कुछ भी मान लीजिएगा, कुछ भी XYZ एओलियन सॉइल, और चौथा दे दिया था नन ऑफ दीज। तो अब मैं बात करूं, ग्लेशियल सॉइल ड्रिफ्ट भी होती है और ग्लेशियल सॉइल टिल्ट भी होता है, टिल्ट भी होता है, ठीक है। अगर हम टिल, ठीक है, अगर ड्रिफ्ट भी होता है टिल, दोनों में अंतर क्या होता है? बाद में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि में दोनों ही आंसर सही थे, ए और बी, ठीक है। अब लेकिन अगर हम यहां पर देखें थोड़ा सा अंतर है। ड्रिफ्ट जो होता है मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल होता है, और सॉइल में चार ही चीजें आती हैं। क्या आता है? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जबकि हम बात करें टिल में, तो टिल में हमारे सॉइल के साथ पेबल्स एंड कॉबल्स भी मिल जाते हैं, पेबल्स प्लस कॉबल्स भी मिल जाते हैं। और पेबल्स एंड कॉबल्स क्या 80 mm साइज से ज्यादा हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं या नहीं? क्या हो जाते हैं? तो यहां पर तो ये केवल सॉइल है, लेकिन टिल के साथ हमारा क्या है? पेबल्स और कॉवल्स की पार्टिकल मिल करके आ जाते हैं। तो अगर हमें ज्यादा बेटर आंसर यहां पर चूज करना पड़ा तो कौन सा होगा? ड्रिफ्ट या टिल? ड्रिफ्ट हो जाएगा या नहीं? दूसरा एक और रीजन है इनका अलग अलग। जो ड्रिफ्ट सॉइल होती है ना, वो ग्लेशियर से तो बनती है, लेकिन वो डायरेक्टली ग्लेशियर के मूवमेंट से भी बन सकती है, या फिर ग्लेशियर की मेल्टिंग होने के बाद जो पानी बह रहा है उससे भी बन सकती है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से ग्लेशियर सॉइल बन सकती है। वो क्या है? लेकिन टिल प्योरली ग्लेशियर मूवमेंट के से बनती है, प्योर ग्लेशियर, ग्लेशियर से नहीं, ग्लेशियर के मूवमेंट से। तो इस दोनों में यही केवल अंतर है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसे बाद में दोनों ऑप्शन सही होने के कारण कैंसिल कर दिया गया था। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम इनको लिख लेंगे। बात क्लियर हुई? पहले ये बताओ, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन, सॉरी इसमें आगे लिखिएगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ग्लेशियल सॉइल में लिखिएगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्टोन पीसेस, स्टोन पीसेस, comma sand, comma sand, comma silt and clay soil। अब जैसे ही मैंने यहां पर स्टोन पीसेस बोल दिया, क्या पेबल्स और कॉबल्स भी वहां पर ऐड हो गए या नहीं? सॉइल के अलावा स्टोन पीसेस बोल दिया, पेबल्स एंड कॉबल्स भी ऐड हो गए या नहीं? नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज well graded soil, well graded soil
formed formed due to the slow movement of formed due to the slow movement of glaciers. Slow movement of glaciers. मतलब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन हो गया, मुझे बता दो बस, कौन हो गए? ग्लेशियर्स. और अगर ग्लेशियर्स नहीं दिया होगा तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स आंसर दिया होगा. ठीक है, अगर ग्लेशियर्स नहीं होगा तो कौन होगा? मेल्टिंग ग्लेशियर्स वहां पर आंसर होगा. नोट करके नीचे लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा. वेल ग्रेडेड ग्लेशियल सॉइल is known as drift, is known as drift. Well graded glacial soil is known as drift, whereas soil with stone pieces, soil with stone pieces is known as till, is known as till.